चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीजें आनी जरूरी है, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ये भौतिक राशि है। भौतिक राशि क्या है? जिसे जिसे हम माप सकते हैं, ठीक है ना। ये क्लास 11th में 10th में 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि फिजिकल भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम किसी पैमाने द्वारा नाप सकते हैं ना, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है, मास का मल्टीप्लाई करके मास को हम निकाल ही सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। विच कैन चेंज, जो क्या कर सकता है? चेंज हो सकता है। फोर्स क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। अब इसकी दो अवस्थाएं हैं कि फोर्स की स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट दो तरह से चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है और स्टेट को भी चेंज कर सकता है। ऑब्जेक्ट की शेप कैसे चेंज करेगा और ऑब्जेक्ट की स्टेट कैसे चेंज करेगा? स्टेट कैसे चेंज करेगा? कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा। फोर्स क्या करेगा? कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है उसको मोशन में ला देगा और जो मोशन में है उसको रेस्ट में ला देगा। फोर्स का यही तो काम है। एकदम बेसिक डिफिनेशन है, इतना तो पता ही होना चाहिए। अब शेप से कैसे चेंज करेगा? कि उसमें डिफॉर्मेशन ला देगा। अब डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? डिफॉर्मेशन का मतलब यह है कि उसकी आकृति में चेंज आ जाएगा। जैसे अगर वो 10 मीटर की है तो अगर उसमें फोर्स लगा तो हो सकता है कि 10 कुछ मीटर की हो जाए। फोर्स लगाओ तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो डिफॉर्म उसी डिफॉर्मेशन को हमको रोकना है ना। अब मोशन और रेस्ट वाली बात तो मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग भी पढ़ेंगे मगर हम लोग मोशन लाना ही नहीं हम लोग को, ठीक है। फेल सिविल वाले को मोशन की जरूरत नहीं है, रेस्ट में लानी कोई चीज। बिल्डिंग बनानी है रेस्ट में रहनी चाहिए, डैम बनाना है रेस्ट में रहना चाहिए। अब डैम चलने लगेगा तब तो भाई पानी कैसे रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। चलो, तो बॉडी फेल भी नहीं होनी चाहिए। तो फोर्स क्या करता है? डिफॉर्मेशन ला देता है और फेल कर देता है। फेल का मतलब एकदम चकनाचूर हो जाएगा। अब मतलब वो बॉडी रहेगी ही नहीं, मतलब बॉडी का जो से डिफॉर्मेशन हो रहा था, डिफॉर्मेशन का लास्ट पॉइंट फेल होता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। और फोर्स कितने तरह का लगेगा बॉडी पे? एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा और एक शियर फोर्स लगेगा। अब नॉर्मल फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स, मान लो कि ये कोई बॉडी है, ये को क्या है? बॉडी है। अब इसकी अगर नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, 90 अंश के कोण पे कोई फोर्स लग रहा है तो उसे बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। जैसे थ्रस्ट भी कहते हैं, थ्रस्ट। तो एग्जाम में पूछता है नॉर्मल फोर्स को और किस नाम से जाना जाता है? थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर यही फोर्स इस जो बॉडी की जो एरिया है या सतह है इसके एकदम समानांतर लगे, पैरेलल लगे, तो उसको टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं या शियर फोर्स बोलते हैं। इसी को शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स भी तो पैरेलल लगता है। हम बॉडी चल रही है, हमारा चक्का चल रहा है, कोई भी गाड़ी का टायर चल रहा है तो उस पर क्या लगता है? पैरेलल लगता है, इसलिए इसको फ्रिक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स दो टाइप का, नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स। नॉर्मल फोर्स को थ्रस्ट भी बोलते हैं, शियर फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बताई दिया मैंने कि कैसे लगेगा। 90 डिग्री पे लगेगा तो नॉर्मल फोर्स, अगर उसके सतह पे उसके पैरेलल लगेगा तो क्या कहलाएगा? अगर स्पर्श करता हुआ लगेगा तो क्या कहलाएगा? शियर फोर्स। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि कोई सतह है, कोई बॉडी की सतह है, उस पर अगर मान लीजिए कोई इंक्लाइन फोर्स थीटा पे लग रहा है, क्या कर रहा है? थीटा पे लग रहा है। क्या लग रहा है? थीटा पे लग रहा है। यहाँ पे मान लीजिए थीटा है, ये थीटा कोण है। तो अगर ये फोर्स लग रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ाया गया होगा। एक यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, एक पैरेलल में। तो जो थीटा के साथ कोण बनता है वो कॉस वाला बनता है, थीटा से जो दूर बनता है वो क्या साइन वाला बनता है। तो एक हो जाएगा f3 साइन थीटा, एक हो जाएगा f3 कॉस थीटा। तो इसके जो परपेंडिकुलर लग रहा है 90 डिग्री पे, ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? नॉर्मल। और ये क्या हो जाएगा? शियर। तो इसका मतलब है कि अगर एक ही फोर्स लग रहा है, उसके दो कंपोनेंट अगर कर दिए जाए तो एक नॉर्मल की तरह काम करेगा और एक शियर की तरह काम करेगा। अब देखिए इसको समझ लेते हैं कि शियर फोर्स और नॉर्मल फोर्स कैसे है। अब मान लीजिए, अब ये जरूरी नहीं है कि कोई फोर्स शियर है कि नॉर्मल है। ये तब डिसाइड होगा जब कोई बॉडी की सतह किस टाइप की है, मतलब सतह पे कैसे लग रहा है वो। वही फोर्स अगर दूसरी सतह पे देखा जाएगा तो शियर फोर्स कहलाएगा। अगर परपेंडिकुलर है, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ये कोई बीम है, मान लीजिए बॉडी है ना, बीम है। अब इस पे ऐसे कोई फोर्स लग रहा है तो इस वाली सतह के लिए तो नॉर्मल है। इस वाली सतह के लिए देखिए, ये वाली ऊपर वाली सतह के लिए नॉर्मल फोर्स है, देखिए परपेंडिकुलर लग रहा है। मगर अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे ये ब्रेक करना चाहिए इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे मैंने देखिए बनाया, ब्रेक करना चाहिए ऐसे 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 ऐसे। यही वाला फोर्स, देखिए यही वाला फोर्स अगर ऐसे ब्रेक करना चाहेगा तो ये इसके लिए, इस वाली सतह के लिए क्या हो जाएगा? शियर फोर्स हो जाएगा। इसलिए तो हम शियर फोर्स देखना चाह रहे हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना शियर फोर्स आएगा। उसीलिए तो ये बेसिक जरूरी है, बेसिक बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो इसको समझिए पहले, शियर फोर्स कहां से आ रहा है? फोर्स ही से आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ नोट पॉइंट है, उसको जरूर ध्यान रखिए। एनी नॉर्मल फोर्स एक्टिंग एट एनी प्लेन, कोई भी नॉर्मल फोर्स जो है कोई भी प्लेन पे एक्ट हो सकता है, किसी प्लेन पे लग सकता है। कैन बिकम शियर फोर्स ऑन अदर प्लेन, अगर अदर प्लेन पे हो सकता है जो शियर फोर्स, वही नॉर्मल फोर्स जो कि एक प्लेन पे नॉर्मल फोर्स है, वही दूसरे सरफेस पे या दूसरे प्लेन पे क्या हो जाएगा? शियर फोर्स हो जाएगा। देखिए यहीं पे ये इसके लिए तो क्या है? नॉर्मल है, मगर इसके लिए क्या हो गया? शियर हो गया। तो यही बेसिक चीज है कि मतलब समझना है कि मतलब फोर्स एक ही है मगर वो नॉर्मल की तरह भी एक्ट कर सकता है और शियर की तरह भी एक्ट कर सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, इट मीन नो फोर्स इज इनिशियल नॉर्मल और शियर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी फोर्स नॉर्मल या शियर नहीं हो सकता, वो प्लेन डिसाइड करेगा कि नॉर्मल है कि शियर है। इट डिपेंड ऑन द रेफरेंस प्लेन वेदर द फोर्स इज नॉर्मल शियर। तो रेफरेंस प्लेन बताएगा कि हमारी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल है कि शियर है, ठीक है ना। चलिए अब कपल को समझते हैं। कपल क्या है? कपल क्या है? जैसे कोई बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है, बॉडी पे अगर इधर से भी 50 न्यूटन का किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किलो न्यूटन का, तो जो बॉडी क्या करेगी? मोशन कर जाएगी, इधर की तरफ मोशन करेगी। इधर की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ मोशन करने लगेगी, इधर की तरफ ऐसे मोशन करने लगेगी, मतलब चलने लगेगी। अब इधर 50 किलो न्यूटन का बल लगा है, इधर 20 किलो न्यूटन का बल लगा है। अब बॉडी क्या करेगी? इधर की तरफ मूव करने लगेगी, इधर की तरफ मूव करेगी नहीं। अगर इधर 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है और इधर भी 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है तो बॉडी क्या करेगी? रेस्ट में रहेगी, क्योंकि दोनों फोर्स क्या अपोजिट है। तो क्या करेंगे? उसको क्या नगड़ कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे। अगर यही बॉडी है, बॉडी पे फोर्स ऐसे लगा
और यहाँ पे फोर्स ऐसे लगा और उसमें कुछ डिस्टेंस है, तो बॉडी क्या करेगी, रोटेट करने लगेगी, ऐसे रोटेट इधर की तरफ क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगी। अगर ये फोर्स यहाँ पे लगता है और ऐसे लगता है तो क्लॉकवाइज रोटेट करने लगती है, ठीक है ना। तो इसी को कपल बोल रहे हैं। अगर दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं और सेम नेचर के हैं और कुछ डिस्टेंस पे लग रहे हैं तो वो क्या करते हैं, बॉडी को रोटेट करने लगते हैं, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। तो कपल भी क्या है, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी है, इसे भी हम नाप सकते हैं। फोर्स हमारे पास डिस्टेंस है तो हम नाप सकते हैं कि नहीं, विच कैन रोटेट। देखो कोई क्रॉस सेक्शन को रोटेट कराने लगती है, अब यहाँ तो पूरी बॉडी रोटेट हो रही है, मगर अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, हम डिफॉर्मेबल बॉडी है तो उसको स्ट्रक्चर बनाना है मुझे। हमने बताया था रिएक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये कपल आएगा तो इसको रोकने के लिए कुछ रिएक्शंस भी तो होंगी। तो वो क्रॉस सेक्शन पहले तो बीम का क्रॉस सेक्शन उसको रोकेगा, तो वो क्रॉस सेक्शन उसको रोटेट होने से क्या कर सकता है, रोकेगा। तो क्रॉस सेक्शन अगर रोटेट होगा तो बीम का जो क्रॉस सेक्शन उसको रोकेगा, उसी को तो स्ट्रेस बोलेंगे आगे चल के। रोटेशन इज एनी बॉडी इज इंक्लूड ड्यू टू इसेंट्रिक फोर्सेस, मतलब दो इसेंट्रिक फोर्सेस, मतलब कुछ दूरी होनी चाहिए तभी कपल आएगा। अब इसको कैसे और बता सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्स डज नॉट कंसिड विद ईच अदर, मतलब एक साथ नहीं होंगे जब फोर्स के जो सेंटर, जैसे मान लीजिए इस फोर्स का सेंटर यहाँ पे, इस फोर्स का सेंटर यहाँ पे, तो इसमें कुछ डिस्टेंस मान लीजिए ई आगे, तो इसेंट्रिक फोर्स होगा कि नहीं, तभी कपल आएगा, ठीक है ना। अब देखिए द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, जो मैंने भी बताया, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेट बाई सम डिस्टेंस ऑलवेज फॉर्म ए कपल। तो अगर कोई बॉडी है उस पर दो फोर्स लग रहा है, सेपरेट है और कुछ डिस्टेंस चल रहा है, डिस्टेंस पे है दोनों फोर्स, तो क्या करेगा, कपल जनरेट कर देगा। अब वो जो डिस्टेंस वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स इज नोन एज लीवर आर्म। तो जब लीवर पढ़े होंगे मैकेनिक्स में तो उसमें लीवर आर्म का जिक्र आता है, तो वो जो डिस्टेंस दोनों फोर्सों के बीच की वो क्या है, लीवर आर्म है। इट इज कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग फोर्स विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर यहाँ पे फोर्स लगा है, डिस्टेंस ई है, ये पी किलोमीटर का फोर्स लगा है, तो पी इंटू ई क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कपल हो जाएगा, कपल, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं कपल कितने टाइप का होता है। अब कपल दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ कपल, देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ कपल, ठीक है ना। कपल अब दो तरीके का होगा, ठीक है ना, एक तो मोमेंट होगा और एक टॉर्क होगा, या इसी को टॉर्जन भी बोलते हैं। तो मोमेंट क्या है, टॉर्क क्या है, कब बोलेंगे ऐसा कपल मोमेंट है, तो यही देखिए समझना है। अब ये समझते हैं मोमेंट क्या है, कपल क्या है, टॉर्क क्या, भाई सब तो एक ही लग रहा है, ऐसे लगने लगता है। अरे भाई बच्चा नया है, कोई नहीं जानता, तो कपल भाई, कपल भी फोर्स इंटू डिस्टेंस है, मोमेंट भी फोर्स इंटू डिस्टेंस है, टॉर्क भी वही है। तो हम कैसे कहेंगे टॉर्क क्या है, मोमेंट क्या है, कपल क्या है। इसको समझने के लिए ये बता दें आप लोग कि कपल के बेटे हैं दोनों, कपल के बेटे हैं मोमेंट और टॉर्क। अगर वही कपल अबाउट लेटरल एंड ट्रांसफर एक्सिस सी वाई वाई और सी जेड जेड, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तीन एक्सिस है। तो अगर कपल इसके अबाउट लगेगा, जेड जेड और वाई वाई के अबाउट, ठीक है, मतलब लेटरल में लगेगा, लेटरल और ट्रांसफर एक्सिस में लगेगा, अब तो क्या कहलाएगा, वो मोमेंट कहलाएगा, ठीक है। अगर जेड जेड एक्सिस और वाई वाई एक्सिस के अबाउट लगेगा कपल, तो क्या कहलाएगा, मोमेंट कहलाएगा। अगर वही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट लगेगा तो क्या कहलाएगा, अगर मान लो एक्स एक्सिस के अबाउट लगेगा तो वो टॉर्जन कहलाएगा या टॉर्क कहलाएगा। मतलब सी एक्सिस के अबाउट लगेगा लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबाई में लगेगा, तो ये ट्विस्ट करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, ट्विस्ट करना चाहेगा, इसलिए इसको ट्विस्टिंग मोमेंट भी बोलते हैं। अब आप लोग समझिए, घर पे कोई लकड़ी ले लीजिए, कोई पेन का एग्जांपल लीजिए, पेन को ही मैं, अगर मैं ये पेन इसको ऐसे मोड़ना चाहे, पेन क्या करे, पेन को ये ऐसे मोड़ना चाहे, ऐसे मतलब बैंड हो पेन, अगर बेंडिंग फिनोमेना ला रहा है तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, मोमेंट कहलाएगा। अगर ट्विस्ट कर रहा है, जैसे मैं अगर ये पेन है, पेन को मैं ऐसे घुमाऊं, ऐसे ट्विस्ट कराऊं, तो ये ट्विस्ट हो रहा है, तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट है। क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट, तो ये टॉर्क है। ये लॉन्गिट्यूड है, देखिए ये एक्स एक्सिस में घूम रही है चीज, देखिए ऐसे, तो ये क्या है, टॉर्क है। अगर मैं इसको ऐसे बेंड करता, ऐसे चाहे ऐसे बेंड करूं, चाहे नीचे की तरफ बेंड करूं, तो क्या है, ये मोमेंट है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोग को। वाई एक्सिस ऐसे वाई एक्सिस में, ये देखिए ये वाई एक्सिस है, ये ऐसे करके वाई एक्सिस है, तो ऐसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ सकता है, और नीचे की तरफ मुड़ेगा तो जेड एक्सिस में मुड़ेगा। और अगर ऐसे घूमेगा तो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, टॉर्क कहलाएगा, टॉर्क, ठीक है। तो इस पे आगे चल के एक चैप्टर बनेगा, तो समझिए, इसको अभी समझ लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। शियर फोर्स को समझने के लिए भी ये जरूरी है, ठीक है ना। एक बार और इसको समझ लीजिए पहले। अगर मान लीजिए बीम है, बीम पे कैसे होगा, तो बीम पे देखिए ये जेड जेड एक्सिस है, बीम को अगर कोई ऐसे फोर्स आया या ऐसे फोर्स आया या ऐसे कोई मोमेंट लगा, तो इसको ऐसे बेंड करना चाहेगा, ऐसे, तो देखिए बैंड हुआ, नीचे की तरफ बैंड हुआ, तो ये क्या है, मोमेंट है। अगर ये